नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एसएस पाथ टू डबल ओ पर। दिस इज योर अल्टीमेट गाइड टू क्रैकिंग द एसएस एग्जाम एंड डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आई एम हियर टू मेक योर प्रिपरेशन जर्नी बोथ इंसाइटफुल एंड एक्साइटिंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे राष्ट्र के एक प्रमुख स्तंभ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र और शासन की रीढ़ है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने नोटबुक को तैयार करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूं, उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर पाएं। सो ग्रैब योर नोटबुक्स नाउ एंड स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डिकोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुगेदर। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले कि हम सिलेबस पे आए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में कुछ आपको ब्रीफ देना चाहता हूं। भारत का संविधान को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, अपनी ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को दे दी थी, लेकिन उसे इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया और उसी दिन से भारत को रिपब्लिक घोषित किया गया। जिस टाइम ये संविधान बनकर तैयार हुई थी, उस टाइम इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, इसके 22 पार्ट्स थे और इसमें 8 शेड्यूल थे, जो आगे के वर्षों में अमेंडमेंट के माध्यम से 395 आर्टिकल बढ़कर 448 हो गए, 22 पार्ट्स बढ़कर 25 हो गए और शेड्यूल 8 से शेड्यूल 12 हो गए। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो है 106, दैट इज 106th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, और वो था वुमेन रिजर्वेशन का। जितने भी राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उसमें 33% रिजर्वेशन टू वुमेन के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखना। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में हमारा है पार्ट 1, पार्ट 5, पार्ट 12, पार्ट 14, 14A एंड पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें से क्वेश्चंस ऑन सच मैटर्स एज मैनर ऑफ इलेक्शंस, कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, प्रोसीड्यूरल डिटेल्स एंड जुरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स एक्सेट्रा विल बी एक्सक्लूडेड। मतलब इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने में मैंने रिलेवेंट जो हमारी सिलेबस के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको एक्सट्रैक्ट करके रखा है और मैं यहीं से आपको दिखाऊंगा। ये एग्जैक्ट जैसा है, यथारूप में दिखाया गया है, तो इससे आपको देखने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 का जो आर्टिकल 1 है वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा गया है, इसे समझने की जरूरत है। जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने में बैठी थी और बैठने के बाद में उन्होंने किसी भी चीज को ड्राफ्ट किया था और कोई भी रूल या आर्टिकल बनाया था, तो उसमें उन लोगों ने आपस में एक तरह से वोटिंग कराई थी। और वोटिंग कराने के बाद जिस चीज को सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। तो जब भारत का नाम क्या रखा जाएगा, इंडिया रखा जाएगा या भारत रखा जाएगा, इस पर चर्चा हुई, तो इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाया। तो ये डिसाइड किया गया कि इसे क्यों ना दोनों नाम दिया जाए, और इंडिया दैट इज भारत इसी के क्रम में इसे लिखा गया है। इसे इंडिया भी आप बोल सकते हैं, मतलब ऑफिशियली भारत का नाम इंडिया भी है और भारत भी है, और ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब यहाँ 2 लेवल्स ऑफ शासन की व्यवस्था 2 लेवल पे है। दैट मीन्स एक स्टेट लेवल पर भी है और एक सेंट्रल लेवल पर भी है। अब आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 हमने देख लिया। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, जो स्टेट एंड टेरिटरीज है देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब भारत के जितने भी टेरिटरी हैं और स्टेट हैं, ये सारे कहाँ लिखे रहेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में रहेंगे। टोटल मैंने क्या बताया आपको, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। इस 12 शेड्यूल में जो फर्स्ट शेड्यूल है, उस फर्स्ट शेड्यूल में ये लिखा गया है कि हमारे टोटल कितने स्टेट्स हैं और स्टेट्स के नाम हैं, और कितने यूटी हैं, उस यूटी के भी नाम हैं। आज के डेट में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। आर्टिकल 1 का जो सब क्लॉज 3 है वो बोलता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, बेसिकली वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का डिफिनेशन देता है। तो इसमें क्या बोलता है कि पहला, सारे स्टेट, जितने भी स्टेट हैं
वो, जितने भी यूटी हैं वो, और साथ साथ कोई ऐसा टेरिटरी जो आज तो इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन कल यदि उसे इंडिया का पार्ट बना लिया जाए तो वो भी एक इंडिया के अंदर ही माना जाएगा, इंडियन टेरिटरी में माना जाएगा। ओके, इसे समझने के लिए आर्टिकल 2 में आप अच्छे समझ पाएंगे। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। इसका मतलब ये है कि आज के डेट में कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का पार्ट तो नहीं है, लेकिन उसे इंडिया के पार्ट में लिया जा रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है बाय यूजिंग दिस आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं इससे एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लेते हैं कि नेपाल चाहता है कि वो भारत के साथ में मर्ज हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा? आर्टिकल 2 को यूज करके नेपाल को भारत के साथ मर्ज किया जा सकता है और उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया सकता है या नया स्टेट का भी दर्जा दिया सकता है, जैसा कंडीशन होगा, एज इट थिंक्स फिट। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखें। आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 किसके लिए है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट है, बट कौन सा जगह के लिए? ऐसे जगह के लिए जो आज के डेट में भारत का पार्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल सिक्किम है, आप देख सकते हैं आर्टिकल 2A। अभी आर्टिकल 2A से कंफ्यूज नहीं होना है, आज के डेट में एवोल्यूस हो चुकी है। आर्टिकल 2A बेसिकली क्या था? जब सिक्किम भारत के साथ में मर्ज होने के लिए तैयार हुआ तो वो चाह रहा था कि हम फुल फ्लेज स्टेट ना बने, कि एसोसिएट स्टेट बने, क्योंकि वहां प्रिंसी गवर्नमेंट थी। तो पहले वो एसोसिएट स्टेट बनने के लिए रेडी हुआ, लेकिन बाद में जो रेफरेंडम हुआ, उस रेफरेंडम में 97% जो है वो इंडिया के साथ मर्ज होने को तैयार हुए और बाद में वो हमारा फुल फ्लेज स्टेट बन गया। तो इस आर्टिकल 2A को बाद में एवोल्यूस भी कर दिया गया। तो इसे ध्यान देने की जरूरत है नहीं, बस आप एक नजर में रख लें और इसे जस्ट एक नोट कर लें, बस दैट्स इट। अब आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 भी वही बात बोलती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जो यहां बोल रहा था, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो ये बोलती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। बेसिकली जो स्टेट आज के डेट में या जो यूटी आज के डेट में एग्जिस्ट कर रही है, उसे उसके साइज को इंक्रीज करना या डिमिनिश, डिमिनिश मतलब घटाना, या उसके बाउंड्री को अल्टर करना, या उस स्टेट का नाम चेंज करना, ये सारे पावर भी पार्लियामेंट के पास में हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर है, जिसे जम्मू एंड कश्मीर एक फुल फ्लेज राज्य था, स्टेट था, उसे दो पार्ट में बांट दिया गया और दोनों को यूटी बना दिया गया बाय यूजिंग दिस आर्टिकल 3। अब इस आर्टिकल 3 में आप देखें कि आर्टिकल 3 को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसका क्या प्रोसीड्योर क्या है। तो सबसे पहली बात है, आर्टिकल 3 कोई भी आर्टिकल 3 यूज करने के लिए कोई भी संसद सदस्य अपने तौर पे इसका बिल जो है प्रपोज नहीं कर सकता है। बेसिकली इसको करने के लिए इसके रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट भी कब होगा? वो पहले क्या प्रेसिडेंट क्या करेंगे, यदि किसी बिल से किसी स्टेट का एरिया या बाउंड्री अफेक्ट हो रहा है या उसका नाम हम चेंज कर रहे हैं, तो उस बिल को रेफर करना पड़ेगा उस स्टेट के लेजिस्लेचर में। बाय होम? बाय द प्रेसिडेंट। इसे याद रख लें, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जो भी मैं याद रख लें या पॉइंट बता रहा हूं उसे आप नोट करते रहें, ये आपके आगे के एग्जाम की जर्नी में बहुत काम आएगा। प्रेसिडेंट भेजेगा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को और उनसे उनका व्यू पूछेगा। यहां एक बात ध्यान देने की जरूरत है, उनका कुछ भी व्यू हो, प्रेसिडेंट उसे अलाउ कर सकता है या उसे अलाउ नहीं भी कर सकता है। लेट अस सपोज कि बिहार का बंटवारा होना था, बिहार और झारखंड में, तो बिहार को भी पक्का प्रेसिडेंट से आया होगा। अब बिहार ने उसके लिए मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे तो अलग नहीं होना, फिर भी पार्लियामेंट चाहे, प्रेसिडेंट चाहे, तो उसे आर्टिकल 3 यूज करके अलग किया जा सकता है। अब यहां देखिए दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। ये बोल रहा है इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई, ये वाला ए टू ई, इसमें जहां जहां स्टेट लिखा हुआ है उस स्टेट में यूटी भी आप उसको ऐड कर ले। मतलब जहां जहां स्टेट है वहां वहां यूटी, मतलब यूटी का भी ये सारा चीज किया जा सकता है, इंक्रीज, डिमिनिश, अल्टर, उसका नाम भी चेंज किया सकता है। लेकिन उसके आगे क्या लिख रहा है, बट इन द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी। बट ये जो प्रोविजन दिया हुआ है कैसे करना है, इसमें स्टेट मीन्स ओनली स्टेट है, मतलब यूटी से, जिस यूटी में असेंबली ही नहीं है वहां तो पूछने की जरूरत ही नहीं, और जहां यूटी में असेंबली है वहां भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आप समझें।
एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है? द पावर conferred on parliament by clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. मतलब ये बोल रहा है कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसमें से दो स्टेट को मिला करके या एक यूटी एक स्टेट मिला करके, बेसिकली आप इसे नट एंड सेल में याद रखें कि हर तरह का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जितना भी हो सकता है वो सभी इस आर्टिकल 3 के द्वारा पार्लियामेंट को दिया गया है। ओके, अब हम लोग आर्टिकल 4 में चलते हैं। क्या ये आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जो भी लॉ बन रहा है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 2 और 3, बेसिकली एक तरह से क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि इसके द्वारा शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट हो रहा है। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 में नेम ऑफ स्टेट एंड नेम ऑफ यूटी है। कुछ भी चेंज होगा तो शेड्यूल 1 में चेंज होगा, जैसे कोई नया स्टेट ही आ गया तो भी शेड्यूल 1 चेंज होगा। बेसिकली एक तरह से क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो अमेंडमेंट होने के बाद में आर्टिकल 368 के आधार पर ही उस पर काम एक्शन लिया जाता है। तो उसी के बारे में बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है देखिए, एनी लॉ रेफर टू इन द आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplement, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in parliament and in the legislature or legislature of the state of or states affected by such law as parliament may deem necessary. No such law as aforesaid shall be deemed to be as amendment of this constitution for the purpose of article 368। जो मैं बता रहा था आपको, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं। बेसिकली इसको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑपरेट करने के बाद में एक तरह से संविधान का संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। बिकॉज शेड्यूल 1 जिसमें कि नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूटी हैं और उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन दिया हुआ है, और शेड्यूल 4 में क्या है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन यूटी इन द राज्यसभा। मतलब उस स्टेट के या यूटी के राज्यसभा में कितने सीट होंगे उसके बारे में शेड्यूल 4 में दिया गया है। तो कोई भी नया स्टेट आप जब बनाओगे तो उन्हें तो आरएस की राज्यसभा की सीट तो देनी होगी, है ना। उसका नाम चेंज होगा तो शेड्यूल 1 चेंज होगा, तो शेड्यूल 1 4 चेंज होगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये संविधान का संशोधन हो रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ पर 4 और आर्टिकल 4 के सब क्लास 2 में क्लियर कर रहा है, इस तरह की चीजों में ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 जब भी होगा तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए। यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं होगी, मतलब एक सिंपल मेजोरिटी से भी ये काम हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर में ये बगल में क्या लिखा हुआ है। तो ये मैंने पहले से लिख के रख दिया है ताकि जब भी आप इसे दोबारा देखें तो आपको एक एट ए ग्लांस में दिख जाए, और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल पार्ट 5 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पार्ट 1 के बाद में जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है वो पार्ट 5 है। पार्ट 2, 3, 4 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो पार्ट 5 में भी हम लोग उसी पोर्शन को देखेंगे जो पोर्शन हमारे सिलेबस में है। मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन, कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर डिटेल्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्स, ये सारा चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। इस बात को हमें ध्यान देना है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 52 क्या है। ये बोलता है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, मतलब भारत में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति होगा। इस बात को बोलता है, कौन बोलता है? आर्टिकल 52 बोलता है। ये आप ध्यान रखें। आर्टिकल 53 में जो सब क्लॉज 1 है वो बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर राइटली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन का किसके पास वेस्टेड है? प्रेसिडेंट के पास वेस्टेड है। उसका सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस द सुप्रीम command of the defense forces of union shall be vested in the president and the exercise thereof shall be regulated by the law। मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। ये कहां लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 53 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आर्टिकल 52 का सब क्लॉज 3 है वो क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall be deemed
और ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन conferred by any existing law on the government of any state or other authority or prevent parliament from conferring by law functions on authorities other than the president। मतलब ये जो दिया गया है प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट का ही पावर है, इसे लॉ के द्वारा पार्लियामेंट से कभी भी चेंज करके किसी और को नहीं दिया जाएगा। इस बात को हमें ध्यान देना, मतलब ये प्रेसिडेंट का इनहेरेंट पावर है, बस इतना आप समझें। आर्टिकल 54 हमें नहीं पढ़ना है, 55 भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए आर्टिकल 56 में, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स। मतलब एक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को कितने साल के लिए होल्ड करेगा, तो बेसिकली ये 5 इयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए ही प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होते हैं, प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होते हैं, प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए होते हैं, सीएजी कितने साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं, और उनका मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, 65 इयर्स। ये याद रखिएगा, यहां मैक्सिमम एज की कुछ बातें नहीं हो रही है। ओके, अब इसमें ये बताया गया कि कब वो सर्विस छोड़ सकते हैं, जब वो रिजाइन करेंगे वगैरह वगैरह। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। री इलेक्शन का एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आ जाइए 60, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। इसमें हमें बस ये ध्यान देना है कि ये किनके प्रेजेंस में करेगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि वो अब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके प्रेजेंस में ओथ लेंगे, ये आप ध्यान रखें। ओके, अब आर्टिकल 61 में आते हैं। ये है प्रोसीडियर फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आखिर में प्रेसिडेंट का इंपीच कैसे किया जाएगा। इंपीचमेंट को हिंदी में महाभियोग बोला जाता है। तो एक राष्ट्रपति का महाभियोग लगाना मतलब जब ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे अपने काम नहीं कर रहे हैं, तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उनके लिए इस इंपीचमेंट को लाया जा सकता है। ठीक है, अब ये इसमें कुछ चीजें हैं कि कब वो नहीं किया जा सकता है। शैल बी प्रेफर्ड अनलेस द प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्जेस is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house has been given of the intention to move the resolution। मतलब हमारे पास दो संसद के दो पार्ट हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। इसको राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस से ये रेजोल्यूशन लाया जा सकता है इंपीचमेंट का, लेकिन जब भी ये लाया जाएगा तो उसमें कम से कम 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउसेज। यदि राज्यसभा से हैं तो यहाँ जितने मेंबर हैं उसके 1/4, लोकसभा से तो यहाँ जितने मेंबर हैं उसके 1/4। जहां से भी रेजोल्यूशन आएगा उनका साइन होना चाहिए, और ये राइटिंग में साइन होकर के हमें किनको देना होगा, हमें देना होगा प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। दूसरा क्या है प्रोविजन, सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और बाद में इस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा उस हाउस में, जिस हाउस में ये इंपीचमेंट लाया गया है। अब इसका 61 का जो सब क्लॉज 3 है, when a charge has been so preferred by either house of parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, and the person shall have the right to appear and to be represented at such investigation। समझिए बात को। लेट अस सपोज कि लोकसभा ने इंपीचमेंट प्रोसीजर को लाया, तो इसके सबसे पहले क्या हुआ, 1/4 लोगों ने साइन किया, फिर 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हुआ। तो अभी राज्यसभा की जिम्मेदारी है कि जो भी चार्ज लगाया गया है उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगा। कौन इन्वेस्टिगेट करेगी, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि लोकसभा ने उसको लाया है। यदि उल्टा होता, राज्यसभा लाता तो कौन इन्वेस्टिगेट करता, लोकसभा। इस बात को समझे, कोई भी हाउस कर सकता है जो नहीं लाया है। ओके, और जब भी ये इन्वेस्टिगेट होगा उसमें प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो अपियर हो सकता है और अपना जो भी उसका उनका रिप्रेजेंटेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में दे सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसका सब क्लॉज 4 में चलते हैं। इफ एज ए रिजल्ट of the investigation resolution is passed by majority of not less than 2/3, अब यहां भी देखिए 2/3 की ही कॉन्सेप्ट है, of the total members of the house by which the charge was investigated। किससे इन्वेस्टिगेट हुआ था, जिसने इंपीचमेंट चार्ज रेजोल्यूशन लाया था वो, या दूसरा वाला
तो आंसर होगा दूसरा वाला। जो इम्पीचमेंट लाया है वहां भी 2/3 है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो दूसरा दूसरा है। लेट अस सपोज लोकसभा लाया है तो राज्यसभा ये काम कर रही है। ठीक है जी। और cause to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained. Such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution is so passed. जिस दिन में resolution पास हुआ था उसी दिन से यदि वो उसके अगेंस्ट चला जाता है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चला जाता है, तो उसी दिन से उनको हटा दिया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब आर्टिकल 62 में चलते हैं। आर्टिकल 62 बोलती है An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term. देखिए इसे ध्यान से समझिए। ये सिंपल ये बता रही है कि कभी भी प्रेसिडेंट का जो सीट है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो 5 साल का उनका टोटल टेन्योर है, तो उनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही आप उसका इलेक्शन के जो भी प्रोसीजर वो करवा लें। करवाने के बाद में, ताकि जब तक नया इलेक्शन इलेक्ट होकर आए, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आए, तब तक इनका 5 साल का टर्म पूरा होने में बचा रहे, ताकि पावर ट्रांजिशन आराम से हो पाए। दूसरा क्या 62 का दूसरा जो सब क्लाउज है वो बोलता है कि कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन से, जैसे बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज शेल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एंड इन नो केस लेटर देन 6 months the death of occurrence of the vacancy and the persons elected to fill the vacancy shall subject to the provision of article 56। ठीक है जी। तो अभी ये क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करिए। यदि किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन से, लाइक उनके डेथ होने के कारण, रेजिग्नेशन होने के कारण या रिमूव होने के कारण उनको अपनी पद से हटना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको 6 महीने के अंदर अंदर में नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। कितने साल के लिए? फुल टर्म्स ऑफ 5 years। ऐसा नहीं है कि वो उनका जितना टर्म्स बचा था उतने दिनों के लिए, नहीं, जिस दिन वो इलेक्ट होंगे उस दिन से अगले 5 साल के लिए। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 63 ये क्या बोलती है कि एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, बस एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? आर्टिकल 63। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? आर्टिकल 64 बोल रहा है। ठीक है जी। जो वाइस प्रेसिडेंट है, टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट साहब नहीं है, मौजूद नहीं है, उनकी वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी है, उस टाइम प्रेसिडेंट का ड्यूटी कौन डिस्चार्ज करेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है जी। ओके, 66 नहीं पढ़ना है हमें, हमारे सिलेबस में नहीं है। आर्टिकल 67 में चलते हैं। टर्म ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगेन 5 years, और इसमें भी वही चीज दी गई है, कब वो छोड़ सकते हैं। 5 साल के पहले भी छोड़ सकते हैं, जिसमें कि उनका रेजिग्नेशन वगैरह वगैरह दिया हुआ है। ओके, 68 हमारे सिलेबस में नहीं है, इलेक्शन है। 69 में अगेन ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब इनका यहां पर ध्यान देना हमें यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, इनका किनके सामने में वो ओथ लेंगे? तो ये लेंगे बिफोर द प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ एक बात और भी लिखा हुआ है, और सम पर्सन्स अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ बाय हिम। मतलब यदि प्रेसिडेंट साहब नहीं आ पाते हैं तो कोई किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिम, तो वो भी उनके सामने भी लिया जा सकता है। ठीक है जी। आर्टिकल 70 देखिए, ये जस्ट एक लाइन में बोला है, लेकिन इसको समझना है हमें अच्छे से। पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजंस एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज of the functions of the president in any contingency not provided for in this chapter। अभी तक जो आपने पढ़ा है, इसमें कुछ भी ऐसा चीज जो नहीं दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट यदि चाहती है, तो वो पावर या वो डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस और ड्यूटी जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकती है। हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे। वो आगे चल के फ्यूचर में कभी किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 70 एक ओपन एंड दे दिया है कि कभी भी हम प्रेसिडेंट को किसी भी तरह के ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए उनको कोई भी अधिकार, उनको कोई भी पावर दे सकते हैं, जो अभी तक उनको नहीं दिया गया है, ताकि हमारे जो भी फ्यूचर कंटीजेंसीज होगा उसको हम लोग मीट कर पाए। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करूंगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं चाहता हूं कि इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें।
तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ शॉर्ट करूँगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे आगे बढ़ूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया, इसे इसे एक नोटबुक में ज़रूर आप लोग नोट डाउन करें। और ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने में पीडीएफ, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसमें बगल में मैंने जस्ट एक शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, शॉर्ट में कौन-सा आर्टिकल में क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपको एट अ ग्लांस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ठीक है, इसी के साथ में आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। और मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को इसी तरह से प्यार देंगे और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कहीं न कहीं हम मुझे भी प्रेरित करेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को लेके आऊँ। थैंक यू ऑल। और आप सभी लोग अपने एसएस के एग्ज़ाम की तैयारी में इसी तरह लगे रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।